नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपके साथ मैं हूं श्वेता। देश और समाज में इस वक्त जिस तरह का दौर चल रहा है, जो परिवेश है इस वक्त, उस समय एक परिवर्तन की जरूरत है, विकास की जरूरत है। देश और समाज में किस तरह हो विकास, लोग कैसे एकजुट होकर इस विकास को आगे बढ़ाएं और आगे मिलकर आएं, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आर्च बिशप फेलिक्स टुप्पो। फादर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे खुशी है कि आप लोग आए हैं मुझसे प्रश्न पूछने, और मैं सहर्ष आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जी फादर, हमारा सबसे पहला सवाल होगा आपसे कि झारखंड में जल, जंगल और ज़मीन के जो सवाल है हमेशा से मुखर रहे हैं। इतना साल गुजर गया, आप इसे किस तरह से देखते हैं झारखंड में? इसमें दो पहलू हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ के जो आदि वसिंदे हैं उनके लिए जल, जंगल और ज़मीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे उनसे इतनी ज़ोर से जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करना मुश्किल है। उनकी जीविका उसी पर जुड़ी हुई है, उनकी संस्कृति उनके साथ जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि उनके धर्म, उनका विश्वास भी इसी से जुड़े हुए हैं। और इसलिए ये पहला पहलू हो गया। और अभी वर्तमान में बहुत से लोग बाहर से आकर यहाँ बसे हुए हैं और आदिवासी लोगों की संख्या भी अल्पसंख्यक हो गई है। तो जो बाहर से आए हो तो अपनी जीविका के लिए आए हैं, उन्हें इसकी चिंता नहीं है जल, जमीन और जंगल की। वे तो अपनी संपन्नता चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जल, जंगल, ज़मीन के एक तरह से बलात्कार हो रहा है। जैसे कि सरकार भी चाहती है कि बहुत सारे उद्योग हों, और उद्योग की सफलता के लिए उनको चाहिए ज़मीन। और यहाँ चूँकि झारखंड में बहुत सारे खदान हैं विभिन्न तरह के, सोने से लेके यूरेनियम तक बहुत सारे खदान हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि इससे फ़ायदा हो, उनको फ़ायदा हो। और इस तरह से हमारे जो आदिवासी लोग हैं यहाँ के, वे यहाँ से एक तरह से विस्थापित हो रहे हैं जी। तो ये एक मुद्दा है जो कि सब लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम विकास चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि ये लोग जो हैं, आदिवासी लोग हैं, इन पर शोषण ना हो और इन पर अत्याचार ना हो, बल्कि किस तरह से सबका विकास हो। हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, लेकिन किसी के प्रति अन्याय ना हो, शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, यही हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा किसी भी तरह से होनी चाहिए। ये सबके लिए है। जैसे अभी आप इधर उधर जाइएगा गर्मी में तो आप देखेंगे कि जल स्रोत सूख गए हैं जी। और इस तरह से पानी की कमी है। तो ऐसा होता है कि जैसे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, उनकी जानवरों को भी तो घास की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, जंगल की ज़रूरत है। और आदिवासी लोग जैसे वन से उत्पन्न बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, फल फूल, कंद मूल, पत्ती, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो उनका विकास कहाँ होगा? वो तो फिर वे तबाह हो जाएंगे जी। इसीलिए जी बिल्कुल। तो झारखंड का विकास सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। फादर, हमारा अगला सवाल होगा आपसे कि झारखंड 22 साल का होने जा रहा है ना? तो जो विकास की नीतियां बनी अब तक झारखंड में, उसे आपकी नज़र में आप किस तरह देखते हैं? क्या उसमें और बदलाव होने चाहिए? नीतियाँ बहुत सारी बनी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये नीतियाँ कुछ वर्ग के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कुछ वर्ग के लोगों के लिए हानिकारक है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे उद्योगपतियों को यहाँ बुलाया गया था, तो उद्योगपतियों को चाहिए ज़मीन चाहिए, उनको चाहिए बड़े बड़े जलाशय, उनको चाहिए बिजली के पावर ग्रिड, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो उससे ज़रूर उद्योगपतियों को और जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन जो गरीब तबके लोग हैं
उनको तो हानि होगी और हानि हो रही है, क्योंकि उनकी ज़मीन चली जाती है तो वो लोग विस्थापित हो जाते हैं। ये नीतियाँ एक तरफ हो गई। दूसरी तरफ जैसे शिक्षा की नीति जो है उससे भी हानि हो रही है लोगों को, क्योंकि खैर अभी ये कोविड-19 के कारण से भी बहुत कुछ हानि हो गई है, लेकिन पहले जो एक स्थिर एजुकेशन सिस्टम था उसके तहत बहुत से लोगों ने प्रगति की, और अभी ऐसा लगता है कि वो स्थिर नहीं है, बदलते जा रहा है। और अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो लोग संशय में है कि पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है। और इसलिए और विशेषकर जैसे हमारे शिक्षक लोगों को, देहात के शिक्षक लोगों को, बहुत लोग अप्रूव्ड टीचर हैं, बहुत लोग अप्रूव्ड नहीं हैं। जो अप्रूव्ड हैं उनको बहुत अच्छा तनख्वाह मिलता है, और जो अप्रूव नहीं है उनको स्कूल किसी तरह से स्कूल का मैनेजमेंट उनको देने का प्रयत्न करता है, तो इसमें बहुत ही अंतर हो जाता है। और इस तरह से बहुत सारे शिक्षक लोग हताश भी हो रहे हैं, और पहले जो अच्छी शिक्षा होती थी, अनुशासन अच्छा था, वो सब अभी नहीं देखने को मिलता है। हमारे बच्चे अभी बहुत कमज़ोर हो गए हैं पढ़ाई लिखाई में, इसलिए नीतियाँ बहुत हैं। जैसे मैंने शिक्षा की बात कही और उद्योग की बात कही, और भी बहुत सारी नीतियाँ हैं जो मेरे विचार से समाज के लिए अच्छे भी हैं, हानिकारक भी हैं। फादर, एक हमारा अगला सवाल ये है आपसे कि चर्च ने झारखंड में माइलस्टोन की तरह काम किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर आपको स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तो ऐसे में लगातार ये कार्य चल ही रहा है विकास का। इस पर आप क्या कहेंगे, और आगे इसमें और कौन सी नीतियाँ आप चाहे जानी चाहिए जो कि मतलब बहुत ज़्यादा विकास करें लोगों का, खासकर ग्रामीणों का, पिछड़ों का? देखिए, चर्च की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई, और तभी से हमारे जो उपकारक गण थे, जो मिशनरीज लोग थे, उन्होंने क्या किया कि स्कूल खोल दिया, सब तरफ स्कूल खोल दिया, और स्कूल के साथ उन्होंने डिस्पेंसरी भी खोल दिया, और इस तरह से शिक्षा का काम हुआ। फिर ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुआ, और उन्होंने समाज सेवा का काम भी किया। ये तीनों काज साथ साथ चलते गए, और बहुत वर्षों तक ये बहुत अच्छी तरह चलते रहे, और अभी भी चल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान आ गए हैं, और आप कहीं पर भी जाइए, अभी तो डॉक्टरों की भरमार है, क्लिनिक्स बहुत सारे हो गए हैं, और इसलिए हमारा जो स्वास्थ्य का कार्य था चर्च का, वो उतना अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मांडर में एक हॉस्पिटल था, उस ज़माने में दूर दूर से पेशेंट लोग जाया करते थे। उसके बाद में चूँकि रांची में और बहुत जगह में बड़े बड़े अच्छे अस्पताल आ गए, और स्पेशलाइज्ड सेक्शन सब आ गए, तो इसलिए वो मांडर धीरे धीरे एकदम कमज़ोर हो गया। लेकिन अभी फिर उसको उद्धार हुआ है, काम चल रहा है, तो ऐसा हुआ। और फिर अभी हाल ही में मैं लोअर जगह गया था, तो वहाँ एक हॉस्पिटल था हमारे चर्च का बहुत पहले से, और उसमें बहुत लोग जाते थे। लेकिन अभी हमने सुना कि वहाँ 44 छोटे बड़े हॉस्पिटल हो गए लोअर जगह, छोटी जगह में। तो ऐसा हो रहा है। तो हमारा जो स्वास्थ्य का काम है, जो स्वास्थ्य सेवा का काम था, उसमें ज़रूर कठिनाई हुई है। हम तो विशेषकर चर्च जो है वो देहात के लोगों के लिए भी काम करती थी। लेकिन अभी क्या है कि जो सरकारी नियम है कि हर एक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर होना चाहिए, वो तो संभव नहीं है, क्योंकि देहात में कौन जाना चाहेगा। तो बहुत मुश्किल है। और जो दवा देते हैं उसके लिए भी फार्मेसी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो स्वास्थ्य सेवा का कार्य भी बहुत बाधित हो गया है, और इसके कारण से देहात के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि क्लिनिक जाने से उनको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, और दूर स्पेशलाइजेशन के लिए दूर जाना पड़ता है, उसके लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो
नीतियाँ हैं स्वास्थ्य सेवा में, हमारी अभी जो सेवा थी वो कमज़ोर हो गई है जी। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में अभी भी हम लोग लगे हुए हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे अच्छे अच्छे स्कूल हैं और एडमिशन के टाइम में बहुत प्रेशर होता है, बड़े बड़े मंत्री लोग और कहाँ कहाँ दूर दूर से भी प्रेशर डालने का प्रयत्न करते हैं। मैं जिस पोजीशन में मैं जानता हूँ हमको भी कितना प्रेशर दिया जाता है कि हमारे बच्चे को, उसके बच्चे को। तो शिक्षण संस्थान तो अच्छे ही हो रहे हैं। फिर जैसे यहाँ पर जमशेदपुर में एक्सेलराई करके है, वो वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट वो है। उसके बाद में भुवनेश्वर में है, फिर यहाँ भी है। तो ऐसे हैं। और एक चीज़ है कि हमारे शिक्षा संस्थानों में बहुत ही निष्ठापूर्वक, अनुशासनपूर्वक ये शिक्षा दी जाती है। और इसीलिए आप देखिएगा अभी यहाँ जो रिज़ल्ट निकला है उसमें हमारे इंस्टीट्यूशन के में सेंट एन्स यहाँ निकट में है, वहाँ एक बच्ची को छोड़ के सबको फर्स्ट डिवीज़न मिला। तो ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिल सकते हैं। तो शिक्षण में संस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद में जो सामाजिक सेवा है वो भी काम चल रहा है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि एक तो पहले हम लोगों को विदेश से काफ़ी पैसे मिल जाते थे करने के लिए, वो सब अभी बाधा हो गए हैं नए नियम के अनुसार। और सरकार ने नियम बनाया है कि हर एक सोशल डेवलपमेंट सेंटर में जो संस्थान है, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसमें एक सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए व्यक्ति को सोशल साइंस का जी। तो वो सब थोड़ा अभी नहीं हो पा रहा है और सरकार भी ज़रूर करती है, यानी सोशल डेवलपमेंट का काम कर रही है। और लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी तरह से नहीं हो पाता है। कुछ पैसे इधर कट गए, कुछ पैसे इधर कट गए और कभी कभी रिपोर्ट बन जाती है लेकिन काम नहीं होता है। यह सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर भी जहाँ तक हो सकता है हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ रांची में भी हमारा सोशल डेवलपमेंट सेक्टर है और वो लोग बहुत काम करते हैं। देहात में जाके इधर यहाँ से मोरी के बीच में, बहुत जंगल के बीच में जो देहात के लोग हैं उनके साथ काम कर रहे हैं और भी अन्य जगहों में काम कर रहे हैं। तो सोशल डेवलपमेंट काम यहाँ भी और अन्य जगहों में भी, जैसे हमारा जो डायसिस है रांची आज डायसिस, तो उसी तरह से और 6-7 डायसिस हैं, तो वहाँ भी सोशल डेवलपमेंट का काम चल रहा है जी। फादर, अगर हम आदिवासी समाज की बात करें तो इन दिनों देखने को मिलता है कि अंतर विरोध बहुत ज़्यादा है आदिवासी समाज में। तो उस पे आपके विचार से कैसे उसे सुधारना चाहिए या क्या होना चाहिए जिससे इस अंतर विरोध को कम किया जा सके? सर्वप्रथम ये समझना पड़ेगा कि ये अंतर विरोध कैसे आ रहा है जी। पूरे राष्ट्र में आप देखिएगा तो राष्ट्र में विभिन्न जाति धर्म के लोगों को ध्रुवीकरण किया जा रहा है जी। और ध्रुवीकरण करने से ज़रूर आपसी तनाव होता है और समझ की कमी होती है, स्वीकृति नहीं होती है। और ऐसा हो रहा है यहाँ भी। जैसे आदिवासी समाज, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं तो सरना लोग हैं और भी बहुत सारे छोटे बड़े आदिवासी समाज के लोग हैं। तो इनके बीच में कुछ बाहरी तत्व जो हैं वे खाई उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वे कहते हैं कि क्रिश्चियंस आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं है, उनको जैसे उनको डीशेड्यूल डीलिस्टिंग कर दिया गया है। तो इस तरह के और जो सरना लोग हैं उनको लुभाया जाता है क्रिश्चियन लोगों के विरुद्ध में और दूसरे लोगों को भी तरह से लुभाया जाता है। इस तरह से जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसके कारण से अंतर विरोध है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत जगह वे एक दूसरे को समझ गए हैं और एकता और सौहार्द में रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक साथ काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये भी सच है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत और भी हमें काम करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और
दूसरी बात मैं देखता हूँ कि हमारे ही बीच में, जैसे हमारे क्रिश्चियन लोगों के बीच में जी। एक तरह से वो लोग गेट्टो मेंटालिटी हो गए। चलो हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग कुछ उन्नति कर गए हैं, हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग वो लोग अलग महसूस करते हैं अपने आप को। तो वो गलत है। उनको ये समझना चाहिए कि जो देहात में है, जो गरीब हैं, दीन दुखी हैं, सरना लोग हैं, हम लोग सब एक हैं। ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। कुछ जगह तो हो रहा है, कर रहे हैं काम, लेकिन कभी कभी जैसे राजनीतिक तत्व जो हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भलाई के लिए वे लोग तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये चीज़ है। तो इसमें हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं एकता को लाने के लिए। जी, ज़रूर एकजुटता तो बहुत ज़रूरी है, जैसा कि फादर ने भी बताया। फादर, वन और कृषि पर जो आधारित जीवन है, जो लोग जीते हैं या जहाँ उससे ही विकास होता है लोगों का, उसे और अच्छा और सुगम बनाने के लिए क्या होना चाहिए उपाय, क्या कुछ नीतियाँ होनी चाहिए सरकार की तरफ से? सरकार के सबसे पहले तो सरकार के मन दिल में जी ऐसा एटीट्यूड की जो प्रवृत्ति है, उनमें ये सोचना चाहिए कि हमको सबका विकास करना है, आदिवासियों का भी विकास करना है, जो कृषि का काम करते हैं उनका भी विकास करना है। तो अगर आप देहात तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे किसी भाई लोग, अधिकतर लोग बहुत ही पुरानी रीति को अपनाते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए, जोतने के लिए, या तो हर एक चीज़ के लिए। बहुत कम लोग ट्रैक्टर आदि का प्रयोग करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक ऐसा नियम बनाए, ऐसा माने कोशिश करे कि सब कोई जो आधुनिक औजार हैं, आधुनिक रीति रिवाज हैं, उसको अपनाएं। हमारा जो सोशल सर्विस सेंटर है वो लोग इसको प्रयत्न कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन तब बहुत विस्तृत रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमको चाहिए, सरकार को चाहिए कि सबको प्रोत्साहित करे। ये ज़रूर है कि ये हर एक पूरे झारखंड में ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक का माने है कि डेवलपमेंट सेंटर है ना, होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि हमारे जो आदिवासी लोग हैं ये लोग एक तरह से तो उतने सजग नहीं है, शिक्षित नहीं है, ब्लॉक आदि जाने से डरते हैं और फिर कभी घूस फूस और क्या क्या देना पड़ता है, उससे भी वो लोग परेशान रहते हैं और इसलिए वे अपना जीवन मस्त बिताते हैं, अपना गाना भजन करते हैं, किसी तरह से चल रहा है, साल भर के लिए हो गया तो हो गया, ऐसा वो लोग सोचते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर भी इतना ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं लेकिन उतना नहीं। इसलिए हमारे बहुत सारे जवान लोग, मैं दुर्भाग्यवश कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि अभी चूँकि उनको कोई काम सब नहीं मिल रहा है, वे ड्रग्स दारू आदि में चले जा रहे हैं जी। तो ये बहुत दुख की बात है क्योंकि ये थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो कृषि का काम करना उनको मन नहीं करता है। जी बिल्कुल, तो युवा भटके हैं और गलत राहों पर भी जा रहे हैं। जैसा कि फादर ने बताया, ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या इस समय है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। झारखंड में वन संरक्षण एक परंपरा रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी पर बात करते हैं फादर से। फादर, इस पर क्या कहेंगे आप? ग्लोबल वार्मिंग का जो असर झारखंड में हो रहा है उसे कैसे कम किया जाए, कैसे वनों को यहाँ पर संरक्षित किया जाए? वनों की रक्षा तो होनी चाहिए और पुरानी संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति के अनुसार ऐसा नियम था जो गांव का प्रमुख था, वो देखता था कि जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही जंगल से लकड़ी उकड़ी या काटना करना चाहिए। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता है ना। अभी तो जैसे मान लीजिए कि हम कुछ प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सरकार कुछ प्रोजेक्ट चला रही है, तो सारे के सारे जंगल को ये लोग नष्ट कर देते हैं, मैंने नष्ट कर देते हैं। मैंने देखा है और हमें दुख लगता है इसके लिए। और जंगल अगर नष्ट करेंगे
पेड़ पौधों को नष्ट करेंगे, वातावरण को नष्ट करेंगे तो ज़रूर ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही। और वो सरकार के कुछ नियम है, जैसे एलिफेंट पासेस बनाने का। तो एलिफेंट पासेस बनाने से क्या होगा कि वहाँ पासेस बनाएगा, पेड़ पौधे को काटेगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और जैसे वार्मिंग का एक कारण ये भी है कि चूँकि अभी जंगल का डिफॉरेस्टेशन बहुत जगह हो गया है, उसके कारण से पानी की कमी है, पानी बरसता कम है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आप देख रहे हैं कि अभी वर्षा भी सही समय पर नहीं आता है, ठीक भी नहीं आता है, ठीक तरह से वर्षा नहीं होती है। तो वार्मिंग तो होगा ही, होना ही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबको आगे आना होगा, वनों को पहले संरक्षित करना होगा, तभी इससे हम बच सकते हैं। एक आखिरी सवाल हमारा फादर से यही होगा कि जो इस समय जो परिवेश है, इसमें जो नौकरशाह है, जो राजनेता है, और जो खासकर आम जनता है, फादर उसे एक संदेश आप दें अपने नाम से। मैं तो यही संदेश देता हूँ एक धर्मगुरु होने के नाते कि हम लोग सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, और चूंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सभी भाई बहन हैं। और चूंकि हम भाई बहन हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का आदर सत्कार करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे की सुख सुविधा भी देखनी चाहिए, और बहुत मेल प्रेम से रहने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करना चाहेंगे तो ज़रूर हमें अपने स्वार्थ से निकलकर दूसरों की भलाई को भी बराबर सोचने की आवश्यकता है, जो कि मैं सोचता हूँ कि अभी हमारे देश में इसकी कमी होती जा रही है। बहुत से नेता लोग बस अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं, और आम जनता भी अभी बहुत अगर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि एक तरह से इंडिविजुअलिज्म, व्यक्ति परक उन्नति चाहते हैं और समाज की उन्नति उतना नहीं चाहते हैं। हमें ऐसा होना चाहिए कि हम एक साथ मिलकर ये सोच विचार करें कि किस तरह से सभी का विकास हो, सभी की उन्नति हो। हम अपने से हमें निकलना चाहिए, अपने स्वार्थ से निकलकर हमें दूसरों तक पहुंचने की ज़रूरत है, और इसके लिए एक तरह की सद्भावना होनी चाहिए, दूसरे के प्रति करुणा होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। और इसका एक कारण मैं अभी कुछ आर्टिकल लिख रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है चूँकि हम लोग अभी नेचर से, माने सृष्टि से ही हम लोग एक तरह से बिखर गए हैं, और इसलिए हमारे अंदर जो करुणा होनी चाहिए सृष्टि के प्रति, प्रकृति के प्रति, वो कम होती जा रही है, और इसलिए मनुष्य के प्रति भी हमारे अंदर जो करुणा, सहानुभूति होनी चाहिए, वो कम होती जा रही है। तो जैसा मैंने कहा शुरू में कि हमें एक साथ मिलजुल कर बात विचार करना है, एक दूसरे से सुनना है, और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखानी है, सद्भावना दिखानी है, और उसको इनको न केवल दिखानी है बल्कि हमारे मन में जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं उनको हमें कार्यान्वित करने की ज़रूरत है, और इसकी मैं सोचता हूँ बहुत कमी है। और इसलिए अभी हमारे पास एक सद्भावना मंच है, लेकिन चूँकि अभी कोरोना के कारण से वो भी सोया हुआ है, अभी एक और मंच बन रहा है साझा मंच करके, तो उससे हम आशा करते हैं कि क्योंकि उसमें सभी धर्म के लोग आएंगे, सभी धर्म के हेड्स लोग आएंगे, और बहुत सारी बातों पर बात विचार करेंगे, और इन्हीं सब बातों पर भी बात विचार करेंगे। जी। तो फादर फेलिक्स टोप्पो को आपने सुना, आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो, जिन्होंने बताया कि समाज में एकजुटता लाने के लिए सबको एक साथ मिलकर आना होगा। हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, हमें मिलकर साथ चलना होगा, ऊंच नीच को हटाना होगा, तभी समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। और हमारे साथ मौजूद है फादर फेलिक्स टोप्पो। फादर, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव लगातार से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आप लोगों को भी
कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरव्यू साक्षात्कार लिया है जी। और मुझे खुशी हुई कि मैं अपने विचार को और अपनी भावना, अपने मनोभावों को व्यक्त कर सका हूँ। धन्यवाद। तो हमारी इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।